हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रो ऑफ फार्मा। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिस क्रैश कोर्स का आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे जीपैट एंड नाइपर 2026 के लिए। वो क्रैश कोर्स आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स एंड मैसेजेस आए कि सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा, कब से। तो मैं आज सब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा जनरल फार्माकोलॉजी, जिसका हमारा आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो इसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ें ट्राई करेंगे कि कवर कर लें। तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो हमारा जनरल फार्माकोलॉजी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो देखनी कि हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, लाइक क्या हिस्टोरिकल चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर कौन है हमारे? ओसवाल्ड स्किम्बर्ग। नेक्स्ट आता है अपने पास फादर ऑफ कीमोथेरेपी, पॉल एंटलिच। और ये क्वेश्चन शायद जीपैट 2023 में पूछा गया था, तो इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन जो है वो बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा की गई थी। एंड डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोंटोसिल जो है वो किसके द्वारा किया गया था? वो गरहैड डोमैक ने किया गया था, ठीक। डोमैक साहब ने किया था। इसका जो हमारा क्रैश कोर्स का जो शेड्यूल होने वाला है, जैसा मैंने एक वीडियो भी डाला है कि जिसमें हम लोग मंथली शेड्यूल रिलीज करेंगे, सो दैट कि जितनी चीज़ें मैं कवर करा सकूं वो आपको बता दूं। तो उसमें मैंने इस नवंबर मंथ में जो जो चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं वो चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो वो वीडियो एक बार आप लोग जाके देख लेना। ये हमारा फर्स्ट मंथ है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि टॉपिक्स कम हो रहे हैं, बट आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। हम लोग सेम पेस पे करेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज होता जाएगा, हम लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी एंड नंबर्स में इंक्रीज करूँगा। और इस बार मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम कवर करेंगे जितने इंपॉर्टेंट हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम इस बार जीपैट के पीवाईक्यूज को, जैसे लास्ट ईयर मैंने जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को स्टार्ट करी थी, इस बार उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, सो दैट जो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़ा सा वहाँ पे मिसकॉन्सेप्चुअल हो गए थे, थोड़ा कन्फ्यूजन थी और साथ में एक्सप्लेनेशंस नहीं थे, तो इस बार मैं उसको भी ऐड करूँगा। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस बार हम लोग टॉपिक वाइज नाइपर के पीवाईक्यूज भी ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको बस सपोर्ट करना है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सो दैट हम लोग जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ज्वाइन करोगे तो उतना ज़्यादा मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए काम करने के लिए। चलो, तो अगला है फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट वन इज अ फादर ऑफ फार्मेसी, प्रोफेसर विलियम प्रॉक्टर। नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, महादेवलाल श्रॉफ थे। नेक्स्ट फर्स्ट फिजिशियन जो थे वो गैलन थे। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कर्नल आर.एन. चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा साहब हैं। नेक्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, सैमुअल हैनमैन। एंड नेक्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन, इज डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप उसमें से जितना आप लोग पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है, आप लोगों ने पढ़ रखी है, हम लोग फटाफट से उसको देखते हैं कि ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से ओरिजिनेट हुआ है। फार्माकॉन का मतलब क्या होता है? ड्रग। और उसके आता है लोगोस। लोगोस का क्या मतलब होता है? स्टडी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इट इज द स्टडी साइंस ऑफ ड्रग एक्शन, हमारा क्या? फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट अगर एक लाइन में हम इसको डिफाइन करना चाहें तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है। ये किससे डील करता है? ड्रग की स्टडी के साथ और उसके इंटरेक्शंस के साथ ये डील करता है विद द लिविंग सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक। ड्रग कैसा जाके लिविंग सिस्टम में इंटरेक्ट कर रही है वो, और उसके साथ में ड्रग्स का क्या नेचर है, वो सारी चीज़ें हम लोग किससे पता करते हैं? इन फार्माकोलॉजी हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। चलो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली डेफिनेशन जो है अपने पास वो किसकी? ये हमने अब बताएगा ड्रग का इंटरेक्शन। अब ड्रग क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो ड्रग जो ओरिजिनेट होता है वो फ्रेंच वर्ड्स ड्रॉग से ओरिजिनेट होता है, जिसका क्या मतलब होता है? ड्राई हर्ब। अब डब्ल्यूएचओ ने ड्रग की डेफिनेशन दी है, क्या दी है? अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या ये आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट्स। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि या तो ये कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या कोई बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है जो कि यूज हो रहा हो या यूज किया जाना हो, इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट्स, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है और जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक डिसीज कंडीशन हो गई उसके लिए बेनिफिट्स में उसके उसके लिए बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए, किसके लिए? रेसिपिएंट्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है। तो ये एक इसका सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने डाल दिया। इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट यूज फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ द डिसीज, ठीक।
एक और लाइन में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज अ ड्रग। कोई भी सिंगल केमिकल कंपोनेंट जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है ड्रग। ठीक, चलो तो ये हो गई ड्रग की डेफिनेशन। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स हमारा दो वर्ड से ओरिजिनेट है, फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, डायनेमिक्स जिसका मतलब होता है पार। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, और नहीं भी पता है तो भी जितनी बेसिक चीज़ें हैं इससे आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो मैंने हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स बताया उससे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और जो चीज़ें मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट बताता जाऊँगा उसको आप लोग को पता होना चाहिए, उससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है सर, जब क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो क्यों पढ़ा रहे हो? तो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है बट इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके बिना तुम आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नहीं समझ पाओगे। तो वो हमारा, उसके लिए हमें इसकी पढ़ने की जरूरत है। इसका क्या मतलब है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग जाके बॉडी में क्या काम करती है वो हमारा क्या होता है, वो हम किस में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। ठीक है, देखो डायनेमिक्स में डी पहले आ रहा है तो यहाँ पे ड्रग पहले आएगा। ठीक है, और काइनेटिक्स में क्या होता है, बॉडी ड्रग के साथ क्या काम करती है वो काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। फार्माकोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का इफेक्ट एट द ऑर्गन सिस्टम, सब सेलुलर और मैक्रोमोलिकुलर लेवल, या तो ऑर्गन सिस्टम पे या कोई सेलुलर पे, और उसके नीचे जो मतलब और उसके हम लोग अंडर जाएंगे मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे जो स्टडी होती मतलब इफेक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेगा। वो सारा हमारा किसके अंदर आता है, वो सारा हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। इंटरेक्शंस मतलब डायनेमिक्स बिटवीन ड्रग ऑफ एंड देयर टारगेट्स, मतलब क्या है, ड्रग और उसके टारगेट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा डायनेमिक्स होता है। ठीक है, अभी इसको मैं एक और फ्लो चार्ट दिखाऊंगा तो आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स का डिटेल लेक्चर तो करेंगे तो वहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है फार्माकॉन ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, ड्रग का जो मूवमेंट हुआ वो, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है वो किसके अंदर आता है, वो आता है फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। अब फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है, ADME ऑफ द ड्रग, इट इंक्लूड्स द ADME ऑफ द ड्रग। अब ये ADME क्या है, A for absorption, D for distribution, M for metabolism and E for elimination या excretion, हम लोग नहीं elimination बोलेंगे, excretion जो है वो हमारा इसके अंदर एक सब पार्ट आता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एलिमिनेशन। तो ये हमारा ADME जो है वो यहाँ पे, सॉरी एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे हम लोग इसको एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने एलिमिनेशन क्यों नहीं बोला, एक्सक्रीशन क्यों बोला, तो इसका मेन जो रीज़न है वो मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन प्ले के एक बार बता देता हूँ। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमने इसको एलिमिनेशन इसलिए बोला बिकॉज एलिमिनेशन के अंदर जब आप इसे, एलिमिनेशन एक ब्रॉड टर्म हो जाता है, एलिमिनेशन के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म भी आ जाता है एंड एक्सक्रीशन भी आ जाता है। ठीक है, ये दोनों आपका एलिमिनेशन के अंदर आ जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन को इंटरचेंज यूज कर लेते हैं कन्फ्यूजन की वजह से, बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे क्या है पता होना चाहिए, ये एलिमिनेशन नहीं है, ये क्या होगा, यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा। ठीक, समझ के बात को, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हमारा फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग एक बेसिक सा समझते हैं कैसे। देखो, अब कोई भी हम लोग जैसे हमारी बॉडी में ड्रग गई तो कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी डोज जो है हमने एडमिनिस्टर की, ड्रग गया कहाँ पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा और कहाँ पहुंचेगा, साइट ऑफ एक्शन पे। साइट ऑफ एक्शन पे गया, फिर वहां से ड्रग जो है वो रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, किसी भी रिसेप्टर्स का ज्वाइन होगा और फिर वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। यही करता है हमारी बॉडी में, ड्रग का काम यही है। तो इसमें से जो ड्रग एडमिनिस्टर्ड की हमने, फिर वहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन और साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा, वो किसके पार्ट में आता है, वो आता है फार्माकोकाइनेटिक के पार्ट में। फिर नेक्स्ट उसके बाद का जब साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गया, फिर रिसेप्टर से ज्वाइन किया, फिर रिस्पॉन्स पहुंचा, वो कहाँ आता है, वो आता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स में। ठीक, तो ये हमारा दो सिंपल सा एक डिफरेंस आप समझ सकते हो, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक्स देख लिया, अब कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन अ मैन। ठीक है, फार्माकोलॉजी में क्या होता है, ड्रग्स की स्टडी होती है, उसका अगर हम लोग मैन या ह्यूमन में कर रहे हैं तो वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो जाती है। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट इन लैबोरेटरी एनिमल्स के अंदर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी होता है।
अब हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, इन विट्रो पढ़ते हैं, इन वीवो पढ़ते हैं, दोनों में हमें कंफ्यूजन होती है। तो क्या होता है इन विट्रो, अगर हम किसी एनिमल के अंदर उसका टिश्यू निकाल के उस पर काम कर रहे हैं, ठीक, तो वो क्या होता है इन विट्रो होता है। और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही अगर हम काम कर रहे हैं तो वो इन वीवो होता है। लाइक अगर हमें मान लो कि हमारे लीवर पे काम कर रहा है कोई, या हम किसी रैट पे काम कर रहे हैं, माइस पे काम कर रहे हैं, तो अगर हमने उसका लीवर आइसोलेट कर लिया या लीवर का टिश्यू आइसोलेट कर लिया और हम उस पर काम कर रहे हैं, तो वो इन विट्रो हो जाएगा। अगर हमें उस एनिमल के अंदर ही वो टिश्यू है, फिर हम उसको ड्रग दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाता है, वो हो जाता है इन वीवो। ठीक, तो ये दो सिंपल टर्म है, बट लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, सारी बेसिक सी बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा, और एडवांस तो हम करेंगे ही, सो दैट बिल्कुल भी आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो और आप इजी काम कर सको जीपैट नाइपर या सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आप इससे इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज अ फार्मेको एपिडेमियोलॉजी। ये क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ द यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल में हम उसकी स्टडी का वो कर रहे हैं, तो वो हमारा इसके अंदर आएगा, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वन इज अ फार्मेको इकोनॉमिक्स। अब देखो किसी भी ड्रग के लिए जो इकोनॉमिक्स होता है, जितना कॉस्ट इफेक्टिव उसे बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए, ताकि सो दैट लार्ज पॉपुलेशन उसको अफोर्ड कर सके। तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारा आता है फार्मेको इकोनॉमिक्स में। इट इज द स्टडी ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट एक जो टर्म आता है ये वो इंपॉर्टेंट होता है, फार्मेकोजिनोमिक्स। फार्मेकोजिनोमिक्स में क्या होता है, द साइंस दैट एग्जामिन्स द इनहेरिटेड वेरिएशंस इन जीन दैट इंडिकेट द ड्रग रिस्पॉन्सिव ऑफ ह्यूमंस। मतलब क्या कि इनहेरिटेड जो वेरिएशन होता है, वो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारा किसके अंदर आता है, वो आता है फार्मेकोजिनोमिक्स में। अब फार्मेकोजिनोमिक्स को ऑफन लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं फार्मेकोजेनेटिक्स एंड फार्मेकोजेनोमिक्स के बीच में। ठीक है, देखो दोनों टर्म ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका मैंने एक सिंपल सा आपको एक एक लाइन याद रखनी है। फार्मेकोजेनेटिक्स का क्या मतलब है कि अगर कोई सिंगल जीन पे काम कर रहे हैं हम लोग, या सिंगल जीन बेस्ड है, तो वो किस में आएगा, वो फार्मेकोजेनेटिक्स में आएगा। अगर होल जीनोम पे काम हो रहा है, पूरे जीनोम पे काम हो रहा है, तो वो फार्मेकोजेनोमिक्स में जाएगा। समझ गए बात को, तो फार्मेकोजेनेटिक्स एंड फार्मेकोजेनोमिक्स में कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है फार्मेको विजिलेंस। फार्मेको विजिलेंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इशू ऑफ द ड्रग सेफ्टी। ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इशू आता है वो फार्मेको विजिलेंस में आता है। कीमोथेरेपी आपको पता है ये कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी विद स्पेसिफिक ड्रग्स दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, मैलिग्नेंट सेल विद नो मिनिमल इफेक्ट और होस्ट सेल। ठीक, तो ये सिंपल हमारा कीमोथेरेपी हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, मैलिग्नेंसी या कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर्स, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या होता है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिसीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। मतलब क्या है कि लाइक हमें फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ, फार्माकोलॉजी में हमने ड्रग का इन्फॉर्मेशन ले लिया, उधर से हमने डिसीज का इन्फॉर्मेशन ले लिया, फिर दोनों को अप्लाई किया और किसी भी डिसीज को हम लोग प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और मिटिगेशन में यूज कर रहे हैं, वो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में आ जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, अब हर पर्टिकुलर ड्रग का जो है, क्योंकि ड्रग देखो, जो भी कोई भी ड्रग हम यूज करते हैं तो ऐसा कोई भी ड्रग नहीं जो हमारी बॉडी के लिए 100% सेफ हो। सभी ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट होता है, बट क्या होता है कि वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद होता है। तो उसकी जो स्टडी होती है कि टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स ऑन द बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज अ फार्मेसी। फार्मेसी जो आप लोग कर रहे हो, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स टू द मैन और एनिमल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फार्मेसी। चलो नेक्स्ट अब थोड़ा सा टाइम रिलेटेड, सर्काडियन रिदम रिलेटेड बात कर लेते हैं। क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होता है, साइंस इन्वॉल्विंग द कोरिलेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट टू द सर्काडियन रिदम जो है हमारी, उससे कोरिलेट करना टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम थेरेप्टिक इफेक्ट एंड मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट। लाइक हमारा जो अगर सेडेटिव हिप्नोटिक्स की बात करें, पता है कि उसको खाने के बाद नींद आएगी, अगर हम उसको दिन में दे देते हैं किसी पेशेंट को, तो क्या होगा, उस पूरा दिन सोता रहेगा, वो पूरा दिन उसका बेकार जाएगा। बट अगर सेम चीज़ हम रात में देते हैं तो सो दैट उसको रात में अच्छी नींद आएगी। तो ऐसे हम सर्कैडियन रिदम के साथ हम कोरिलेट करके चीज़ों को दे सकते हैं, सो दैट उसका हम लोग ऑप्टिमम रिस्पॉन्स दे सकें। ठीक, नेक्स्ट वन इज अ क्रोनोबायोटिक्स। क्रोनोबायोटिक्स क्या होता है, ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई और रीसेट द सर्कैडियन रिदम, उसके लिए हम लोग क्रोनोबायोटिक्स का यूज करते हैं। फार्माको विजिलेंस सेम है जो हमने पढ़ा, उसकी एक नई डेफिनेशन यहाँ पे और आ गई है, तो आप इसको भी देख सकते हो। चलो, तो ये बात थी सारी डेफिनेशंस की। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, सबसे पहले आता है इसेंशियल ड्रग्स। इसेंशियल ड्रग्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू WHO ने जो डेफिनेशन दी है उसका हिसाब से क्या है कि इसेंशियल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये एक जो
सिंपल सा आपको जो 4 वर्ड दिख रहे हैं ना, इससे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मतलब इसेंशियल ड्रग्स। और डब्ल्यूएचओ की जो मॉडल इसेंशियल लिस्ट थी वो 2021 में 22nd लिस्ट थी, जिन्होंने 479 ड्रग्स उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था। बाकी ये जो लिस्ट है वो अपडेट कब होती है, हर एवरी 2 ईयर में जो ये लिस्ट है वो अपडेट होती है। 2023 की जो लिस्ट थी इन्होंने, उसमें इन्होंने 502 ड्रग्स जो है वो इंक्लूड करी थी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने 502 ड्रग्स जो है वो इंक्लूड करी थी इसेंशियल ड्रग की। ठीक है, ये बात हो गई। और थोड़ा सा इसेंशियल ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट जो ड्रग लिस्ट थी डब्ल्यूएचओ ने जो कब रिलीज की थी, फर्स्ट जो रिलीज की थी वो 1977 में डब्ल्यूएचओ ने रिलीज की थी। इंडिया की जो है, इंडिया ने भी रिलीज करी थी अपनी फर्स्ट जो है, इंडिया भी अपनी इसेंशियल ड्रग रिलीज करता है। इंडिया ने कब रिलीज की थी, इंडिया ने अपनी रिलीज की थी 1996 में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इसको रिलीज करता है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब इसेंशियल ड्रग्स के बारे में एक सिंपल सा निमोनिक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लो। ई फॉर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक होना चाहिए। एस फॉर सेफ होना चाहिए। दूसरा एस फॉर सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन, मोस्टली इसमें कभी कहीं कहीं मल्टीपल फॉर्मुलेशन भी हो जाती है, बट सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन को मोस्टली वो इसेंशियल में रखते हैं। एक आधा एक्सेप्शन आपको मिल सकता है। ई फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर वन ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन मेकिंग द चॉइस नीडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मिस नहीं करना। दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स एंड इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म, मतलब ऑल टाइम अवेलेबल तो होना चाहिए और साथ में प्रॉपर डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। एम टू ऑप्टिकली यूज द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब क्या कि जो फाइनेंशियल ऑप्टिमली, सॉरी और यहाँ पे ऑप्टिकली हो गया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ऑप्टिमली होगा, वही तो मैं कहूँ ये ऑप्टिकली कहाँ से आ रहा है। तो ऑप्टिमली यूज द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज और लिस्ट ऑफ द इसेंशियल ड्रग लिस्ट मेड लोकली विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूएचओ। मतलब क्या है, डब्ल्यूएचओ अपनी लिस्ट दे देता है, उसके बेसिस पे जो इंडिया या अदर कंट्रीज हो गई वो अपनी लोकल लिस्ट भी बनाते हैं। इसको हम लोग एक तरीके से एक और नाम से भी जाना जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल ड्रग्स। इसेंशियल ड्रग जो है वो किस में आता है, नॉन प्रॉफिटेबल ड्रग्स को भी, इनको नॉन प्रॉफिटेबल ड्रग्स भी बोला जाता है, इसेंशियल ड्रग्स को। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो है कैटेगरीज है, आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होता है, जिम सिंपल सा पता है, जिसमें आप लोग को लेने से लिए आपको क्या लगना चाहिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है। इज द फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट लीगली रिक्वायर अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टू बी डिस्पेंस्ड। मतलब क्या कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो नहीं मिलेगा। या एक और डेफिनेशन है, ड्रग्स यूज अंडर द मेडिकल सुपरविजन एंड डिस्पेंस्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ आरएमपी। आरएमपी क्या है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस में, ठीक है, उसके ऑर्डर पे ही डिस्पेंस की जाए, ऐसी ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। इसमें क्या क्या आता है, आपकी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं, नार्कोटिक्स आ जाते हैं, ये सारी हमारी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंदर आती है। नेक्स्ट वन इज अ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स दैट कैन बाई विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। मतलब क्या हो कि ऐसी ड्रग जिसके लिए हम लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ना पड़े, हम जाएं और सीधे लेके आ सकते, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर, दैट इज ओटीसी ड्रग्स जो होती है वो हमारी किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। लाइक आपका विटामिन हो गया, एंटासिड्स हो गया, पैरासीटामोल हो गया, स्टेप्सिल्स हो गया, विक्स हो गया, ठीक है, इनो हो गया, ये सारी चीजें आप जाओगे, ठीक है, आइबुप्रोफेन हो गई, ये आप जाओगे तो सीधे वहां पे आप जाओ तो आपको सिंपल सा लेके आ सकते हो, वहां पे आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। समझिए बात को, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। अगली जो कैटेगरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अगर आज की स्लाइड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आज की क्लास का मैं बताऊं तो इसेंशियल ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्फन ड्रग इंपॉर्टेंट है, और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट था, और अभी हम आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तब ऑर्फन ड्रग क्या होती है, जैसे मैंने इसेंशियल में ड्रग में बताया था कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स होनी चाहिए ना, क्या था, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन था। तो यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द रेयर डिसीजेस। रेयर डिसीजेस के प्रिवेंशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्फन ड्रग्स। और ऑर्फन ड्रग्स की लिस्ट के लिए हमने एक नेमोनिक बनाया है, सैड सो फॉर सैड से सोमैटोट्रोपिन हो गया आपको, ए से आपका एनक्रॉड, बी से डिजॉक्सिन हो गया, फिर एक्स से आपका सोडियम नाइट्राइट हो गया, एल से यहाँ पे ओ जो है वो एलियोथायरोनिन के लिए आ जाएगा, एफ जो है वो फोमेपिजोल के लिए आ गया, ए जो है वो आपका एम्फोटेरिसिन बी के लिए आ गया, और आर जो है वो आपका रिफाब्यूटिन और साथ में रिफैक्सिमिन के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और आप और भी इसकी एक और दूसरी निमोनिक जो है वो है SRDDLJ का फैन है।
ठीक है, वो भी आप उससे भी याद कर सकते हो। वहाँ पे जो N है उसके लिए आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रेट्स आ जाएगा, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये था आपका ऑर्फन ड्रग याद करने का सिंपल सा तरीका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, हमने देखा कि अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं वो हमने देखा, फिर हमने देखा कि कैटेगरीज ऑफ ड्रग लाइक इसेंशियल, ऑर्फन, प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग, कि ड्रग्स का जो सोर्स है वो क्या क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में क्या आते हैं हमारे पास, प्लांट सोर्स। प्लांट में आपका एल्कलॉइड्स हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल कोकेन, इमेटिन, ये सारे मिल रहे हैं। ग्लाइकोसाइड में डिजॉक्सिन हो गया, डायोसिन हो गया, फिर आपका स्लोरेन हो गया, सोरेलिन हो गया, फिर आपका ग्लाइक्सार्जिन हो गया। वोलेटाइल ऑयल में आपका क्लोव ऑयल हो गया, आर्टेमिसिया ऑयल हो गया, सिनेमन हो गया, टैक्सोल हो गया। एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये प्लांट सोर्स में नहीं है, अलग से आएगा एनिमल सोर्स। इंसुलिन, हिपेरिन एंड मस्कॉन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज की बात करें तो फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, लिथियम कार्बोनेट हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ग्रिशियोफुल्विन हो गया। और ह्यूमन से बात करें तो ग्रोथ हार्मोन हमारा मिलता है किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हमारा किससे, ब्लड से मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ नेचुरल सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज के बाद आता है अपने पास सेमी सिंथेटिक, जो हमारा मिलता तो नेचुरली है बट उसको हमें थोड़ा सा प्रोसेस करके यूज करना पड़ता है। तो उसमें हमारा हाइड्रोमॉर्फोन हो गया और हाइड्रोकोडोन हो गया, दो ड्रग्स हो गई। सिंथेटिक सोर्सेज की अगर हम बात करें तो लाइक एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, सल्फोनामाइड, ये सारी चीजें हो गई। और कुछ ड्रग्स जो है वो जो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन कौन सी, लाइक ह्यूमन इंसुलिन जिसको हम लोग ह्यूमलिन हो गया। नेक्स्ट वन इज आपका हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है अभी जो बन रही है, वो किस सब कैसे है, वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई जा रही है। तो ये सारे सोर्सेज हैं ड्रग्स के। ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला था नहीं, जितना था उतना आप लोग देख सकते हो। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगला जो अपने पास है वो है सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। हमने ड्रग के सोर्सेज देख लिए, अब जो ड्रग की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके सोर्सेज कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकती है। सबसे पहले मिलती है हमारे पास कहाँ पे, फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया हर कंट्री की अपनी अलग अलग होती है, लाइक आईपी होती है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वो सारे फार्माकोपियाज होते हैं। और यहाँ पे इट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें होता है। फार्माकोपिया में आपका प्राइस का मेंशन नहीं होता और ये आपका एक ऑफिशियल सोर्स होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, और जो फार्माकोपिया है वो हर 5 साल में अपडेट होती है। और लास्ट जो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी वो कब पब्लिश हुई थी, वो पब्लिश हुई थी 2022 में। अब 2022 में पब्लिश कौन करता है, पब्लिश करता है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, इसको पब्लिश करता है। और जो कि हमारा जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, गाजियाबाद में। और ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर मेरे को बस पीपीटी दे दो, नोट्स दे दो, मैं उससे काम कर लूँगा। तो सारी चीज़ें हम लोग नोट्स में नहीं इंक्लूड कर पाते, क्योंकि सारी चीज़ें नोट्स में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। तो जो सारी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ आप उसको भी अपने साथ साथ नोट डाउन करते रहना। ये नोट्स भी लेक्चर्स के बाद ये नोट्स वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। बट अगर आप अपने से बनाओगे तो अभी आपके पास टाइम है, आप बना सकते हो नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेशनल फॉर्मुलरी। नेशनल फॉर्मुलरी में क्या होता है, इसमें आपका इट डील्स विद द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड इन इज द यूजुअल ड्रग रेफरेंस इन हॉस्पिटल फॉर फिजिशियन, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट के लिए। ये सारी चीज़ें हमारा क्या होता है, नेशनल फॉर्मुलरी जो है वो हमारा क्या होता है, यूजुअल मतलब एक रेफरेंस के रूप में यूज होता है। और ये भी हमारा क्या है, एक ऑफिशियल सोर्स। ठीक है, तो अगर हमने बात करें तो ये दो जो है फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी, ये क्या है, ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं। बाकी सारे जो है वो नॉन ऑफिशियल सोर्स के अंदर आएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफिशियल कौन सा है, नॉन ऑफिशियल कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मार्टिनडल, ये क्या है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से बोलते हैं। और ये पब्लिश कहाँ से होती है, ये पब्लिश की जाती है रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, ये रॉयल सोसाइटी ऑफ द ब्रिटेन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ फिजिशियन डिस्क रेफरेंस होता है। अगला आपका अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवेल्युएशन भी होता है। टेक्स्ट बुक्स हैं बहुत सारी, जर्नल्स हैं, फार्माकोलॉजी की अलग अलग जर्नल्स आते हैं, उसमें भी इंफॉर्मेशन रहता है। ड्रग बुलेटिन्स निकलते हैं अलग अलग उसके, वो भी होते हैं। और कई सारे ऑनलाइन डाटा बेसेस भी हैं, लाइक माइक्रोमेडेक्स हो गया, मेडलाइन हो गया, आपका कॉकरेन लाइब्रेरी हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे आपको पीछे बताता हूँ। ये जो है आपका मेडलाइन, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 का। अगर आप पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। तो ये भी आपके लिए स्लाइड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आपको
क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, और वो हम बात करेंगे ड्रग का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ड्रग के नॉमेनक्लेचर में कई तरीके के नाम होते हैं। केमिकल नेम होता है, उसके बाद आपका होता है अप्रूव्ड नेम होता है, ब्रांड नेम होता है, अलग अलग नाम होता है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम इज गिवन व्हेन अ न्यू केमिकल एंटिटी इज डेवलप्ड। लाइक अगर लैब में किसी ने नई केमिकल एंटिटी बनाई है तो उसको वो नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल नेम। और वही हमारा क्या होता है, आईयूपीएसी नेम भी होता है मोस्टली। इट डिस्क्राइब द ड्रग कंपाउंड केमिकली एंड गिवन इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स ऑफ द केमिकल नॉमेनक्लेचर एस्टैब्लिश्ड बाय आईयूपीएसी या आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है अपने पास क्या, नेक्स्ट वन इज अ नॉन प्रोप्राइटरी नेम। अब नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रूव्ड नेम भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज द नेम एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटी। लाइक कोई भी चाहिए, जैसे यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम काउंसिल हो गया, या कोई भी ऐसी साइंटिफिक बॉडी है जो उस नेम को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम या अप्रूव्ड नेम। अनटिल, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोग को समझना है। अनटिल द ड्रग इज इंक्लूडेड इन द फार्माकोपिया, नॉन प्रोप्राइटरी नेम में बी ऑल्सो कॉल्ड एज द अप्रूव्ड नेम। लाइक जैसे अगर जब तक ड्रग जो है वो फार्माकोपिया में नहीं इंक्लूड की जाती, तब तक हम लोग नॉन प्रोप्राइटरी नेम को क्या करते हैं, अप्रूव्ड नेम भी बोल सकते हैं। फिर व्हेन इट इज पब्लिश इन द ऑफिशियल बुक लाइक फार्माकोपिया या नेशनल फॉर्मूलरी, इट बिकम्स द, तभी हमारा क्या होता है, ऑफिशियल नेम हो जाता है। तो इसका क्या क्या नाम हो गया, नॉन प्रोप्राइटरी नेम हो गया, ऑफिशियल नेम हो गया, अप्रूव्ड नेम हो गया, और इसको एक नाम से जानते हैं, जेनरिक नेम। तो इसके कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए, नॉन प्रोप्राइटरी, ऑफिशियल, अप्रूव्ड एंड जेनरिक। समझ गए बात को? तो इसको आपको याद रखना है, चारों एक ही नाम है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोप्राइटरी नेम, या जिसको हम लोग ब्रांड नेम भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जो कंपनीज अपने लिए देती है। लाइक अगर कोई भी कंपनी है पैरासीटामोल मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो अलग अलग नाम आता है। लाइक आपका डोलो के नाम से भी आता है, कैलपॉल के नाम से भी आता है, पैनाडोल के नाम से आता है, तो वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग कंपनीज का वो होता है, वो ब्रांड नेम होता है। लाइक अगर हम बात करें एम्लोडिपिन का, तो एम कार्ड हो गया, एम्लोगार्ड हो गया, एम्लोवॉस हो गया, स्टेमलो हो गया, ये सारे सेम एम्लोडिपिन ही है, बट अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो अपना हिसाब से वो नाम दे रही है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोप्राइटरी नेम, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड नेम। ठीक, चलो अब जैसे ये एग्जांपल और है, लाइक अगर हम केमिकल नेम की बात करें, तो एन हाइड्रोक्सोफिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, ये हमारा किसका नाम हो गया, ये हमारा हो गया कैलपोल, नो 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 नो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये नाम गलत है, ये पैरासीटामोल का ऑफिशियल नेम नहीं है। ठीक है, ये हमारा पैरासीटामोल का ऑफिशियल नेम क्या होता है, एन, इसको आप हमारे साथ लिख लो, मैं इसको पीपीटी में सही कर दूंगा। ठीक है, लाइक नोट सब मैं दूंगा, एन एसिटाइल पैरा एमिनो फिनॉल। ठीक है, एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनॉल, ये क्या है, ये हमारा पैरासीटामोल का क्या है, ये ऑफिशियल नाम है। ठीक है, केमिकल नेम है, सॉरी ऑफिशियल नहीं, केमिकल नेम है। उसके बाद उसका जो जेनरिक नेम हो गया वो क्या हो गया, या नॉन प्रोप्राइटरी नेम, वो हो गया आपका पैरासीटामोल। फिर उसके ब्रांड नेम्स की अगर हम बात करें, जो प्रोप्राइटरी नेम हो गया, लाइक कैलपॉल हो गया, पैनाडोल हो गया, ठीक है, आपका डोलो हो गया, फिर आपका आ गया क्या, आपका क्रोसिन के नाम से आती है। ठीक है, ये भी हो गया, क्रोसिन हो गया। ठीक है, टाइलेनॉल हो गया। ठीक, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे हमारे आ जाते हैं कि अलग अलग इसके जो है वो ब्रांड नेम्स या प्रोप्राइटरी नेम्स के अंदर ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके का था। तो इस तरीके से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया, जनरल फार्माकोलॉजी का जो एक फर्स्ट पार्ट हम लोग बोलते हैं जिसको, जिसमें हम लोग डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें कवर कर ली। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे इस वीडियो में, ताकि फटाफट से, लाइक कोर्स हमें बहुत ज़्यादा कवर करना है, टाइम हमारे पास कम है, तो इस वीडियो में हम लोग एक छोटा टॉपिक और कवर करने वाले हैं, जो कि क्या है हमारा, जो कि डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म क्या है उसको हम लोग देखते हैं फटाफट से। डोजेस फॉर्म क्या होता है, डोजेस फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले एक होता है एक ड्रग, और वो किससे मिलके जुड़ता है, वो बनता है एक्सिपिएंट्स। जब ड्रग्स और एक्सिपिएंट को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बनाता है, वो बना देता है हमारा एक डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है डोजेस फॉर्म को। सिंपल में डोजेस फॉर्म में कितनी चीजें होती है, 2 चीजें, एक होता है ड्रग, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्सिपिएंट। ओके, तो अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन होता क्या है डोजेस फॉर्म का। तो डेफिनेशन, डोजेस फॉर्म्स आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन। लाइक अभी तक हमने ड्रग की बात की, अब हम ऐसे एपीआई या जो ड्रग है वो डायरेक्टली तो दे नहीं देंगे कि लो भाई ये ड्रग है खा लो, ऐसे तो दे नहीं सकते। उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जिस फॉर्म में हम लोग उसको डिलीवर करते हैं, लाइक टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, इनहेलर्स हो गए, वो सारे हमारे उसके अंदर क्या होता है, सो दैट हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमें मिले, बट जो एडवर्स इफेक्ट है वो मिनिमम हो। तो
उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोजेस फॉर्म। इसमें अगर हम एक्सिपिएंट्स की बात करें तो इनएक्टिव सब्सटेंसेस दैट सर्व एज द व्हीकल और मीडियम फॉर द ड्रग और अदर एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। ड्रग या अदर एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए जो एक एज अ व्हीकल एज अ मीडियम काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो होता है एक्सिपिएंट्स, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन है, सिंपल सा। इसमें क्या है, सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड के अंदर आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर और अदर सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, ठीक है। लिक्विड होता है, सिरप हो गया, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया। सेमी सॉलिड होते हैं, इसमें आपका ऑइंटमेंट आता है, जेल आता है, क्रीम आता है, जो कि मोस्टली हम लोग टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करते हैं। फिर आपका गैसियस या वेपर होता है, इसमें आपके इनहेलर्स हो गए, एरोजॉल हो गए, जो हम लोग रेस्पिरेटरी डिलीवरी के लिए जिसको हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तरीके के डोजेस फॉर्म से बेसिक एक ओवरव्यू था जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट बहुत कम चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आने के, बट आपको एक बार पता होना चाहिए, ठीक। तो ये था हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने कोशिश करी कि आपको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो आपको कवर करा दिया जाए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। इस बार की टेम्पलेट्स बाकी सारी चीज़ जो क्रैश कोर्स का है वो कैसा लग रहा है आपको, आप अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। और अगर आप कुछ और चीज़ें चाहते हो जो हम लोग इंक्लूड करें अपने सेशन में या क्रैश कोर्स में, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सो दैट मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में उसको यूज़ कर सकूं। बिकॉज जैसे जैसे आप फीडबैक दोगे, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, लाइक लास्ट ईयर के काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया था, उसके बेसिस पे मैंने इस साल की पीपीटीज़ में चेंज किया है। आने वाला कोर्स भी मैंने वैसे ही काफ़ी डिज़ाइन किया है। तो अगर आप लोग भी जैसे बताओगे, जैसे फीडबैक दोगे, वैसी चीज़ें मैं आगे इन फ्यूचर इंकॉर्पोरेट करूँगा, सो दैट आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सको, ठीक है। कि वो पेड क्रैश कोर्सेज, आप बाकी पेड कोर्सेज आप खरीदते हो कोई नहीं, बट आप जो फ्री कोर्स या जो भी आपके लिए मिल रहा है, सो दैट जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो मैक्सिमम बेनिफिट लें। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट में मैं कोई आपको वो नहीं कर रहा कि आप पेमेंट करो, कुछ भी करो, कोई ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, बस आपको वीडियो देखना है, शेयर करना है, आपको अच्छा लगे शेयर करना है। कोई आपको फीडबैक है कमेंट बॉक्स में डालो आपको, और कुछ भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। अभी ये नोट्स विद ना, मैं जैसे ही जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट करूंगा मैं सारे नोट्स एक साथ डाल दूंगा। बाकी आपके डेली क्विज और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं, तो सारे क्वेश्चन वहाँ से जाके प्रैक्टिस करो। साथ में टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है मेड कैप एक्सप्रेस के नाम से, उसमें डेली दिन में 2 टाइम पे टेस्ट हो रहे हैं, तो उसको जाके वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इंस्टाग्राम पे पेज पे फॉलो करो सारे, मैं काफ़ी नेमोनिक्स, फ्लो चार्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे से अपने प्लानिंग लाइक 1-to-1 सेशन करना है कि मेरे को कैसे प्लान करनी है चीज़ें, मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन वो करूँ, तो आप मेंटर बुकिंग कर सकते हो। एक नॉमिनल सा चार्ज देके मेरे को आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सो दैट मैं वहाँ पे आपको पर्सनली 1-to-1 गाइड कर सकता हूँ आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बाकी चीज़ों को एनालाइज करके कि कैसे आप उसको प्रिपरेशन को आप अपने फर्दर आगे ले जा सकते हो, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।